नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं CHSL अर्थात SSC 10+2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे GA के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना। क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सेकंड नंबर पे साक्षरता में कौन था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राज्य और केंद्र शासित दोनों से कौन था सेकंड पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने उत्तर की, तो हमारा सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने कितना पॉइंट किया, 92.28% यहाँ साक्षरता दर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो इससे संबंधित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं साक्षरता दर क्या होती है। साक्षरता दर आखिर होती क्या है। तो साक्षरता दर जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा साक्षर क्या होता है। तो ये प्रत्येक देश की अलग अलग अपनी आइडेंटिफिकेशन है साक्षर बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें भारत में साक्षर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो भारत में साक्षर बनने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो भारत में आप साक्षर माने जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर जो होती है वो किसी देश अथवा राज्य अर्थात भारत के सिम्टम अगर आप तथ्य में देखें या किसी राज्य के बारे में अगर बात करें तो राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की संख्या अर्थात उस राज्य में जितनी टोटल जनसंख्या उस राज्य में जितनी है और उस राज्य में जितने पढ़े लिखे लोग हैं अर्थात उस राज्य में जितने साक्षर लोग हैं उन दोनों का अनुपात जो होता है वही क्या होता है, हमारा साक्षरता दर। अब यहाँ पे आ गया साक्षर, जनसंख्या और साक्षर का जो अनुपात होगा वही हमारा साक्षरता दर होगा। मैं अधिकतर यह प्रतिशत में ही आपको मिलेगा, परसेंट में ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये प्रति हजार भी संख्या देखने को मिल जाती है। तो आइए बात कर लेते हैं हम। अगर सेकंड पे लक्षद्वीप है तो फर्स्ट पे कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं केरला फर्स्ट पे है साक्षरता दर में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरला साक्षरता दर इसकी 93.91%। बात करें सेकंड पे तो सेकंड पे था लक्षद्वीप 92.28%। बात करें थर्ड की तो थर्ड पे था आपका मिजोरम तीसरे स्थान पे और इसका प्रतिशत था 91.58%। बात करें अगर फोर्थ नंबर की तो फोर्थ नंबर पे था आपका त्रिपुरा जिसका परसेंट था 8775%। बात करें फिफ्थ की तो फिफ्थ नंबर पे था गोवा, परसेंट था 87.40%। तो ये प्रतिशत आप ध्यान रखिएगा। अभी जब तक आपकी 2021 की जनगणना नहीं हो जाती है, जो कि 2020 में होनी थी और अभी रोकी गई है, तब तक आपके लिए 2011 की जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं पूरे देश के सिम्टम्स में अर्थात इंडिया के। तो इंडिया की साक्षरता दर है आपकी 75.06%, जिसमें अगर पुरुष महिला आप देखेंगे तो पुरुष की साक्षरता दर ज़्यादा 82.14 और महिला की साक्षरता दर कितनी है 65.46%। अब देखिए ये प्रोग्रेस तो है, काफ़ी प्रोग्रेस है। अगर बात करें हम 1947 के टर्म में, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की साक्षरता दर कितनी थी 18%। अभी कितनी है 75.06%। तो आपके आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन इससे क्लियर हुए होंगे। आइए देखते हैं आज दूसरा प्रश्न है कृषि के संदर्भ में बारानी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है बारानी। आपसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जीए के पूछ लिए जाते हैं और आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बारानी शब्द का क्या अर्थ है, तो बारानी शब्द का जो अर्थ है वो है वर्षा प्रधान खेती से। वर्षा प्रधान खेती को वारानी के रूप में भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम अर्थात NBHCP का लक्ष्य डैश
तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। उन्मूलन से अर्थात हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह रोकना। तो वो लक्ष्य कब तक है? तो आपका सही उत्तर है 2030। सबसे पहले आप आंसर जानिए क्या है, 2030। थोड़ा सा जान लेते हैं हेपेटाइटिस सी क्या है। तो यह हेपेटाइटिस सी एक वायरस है, एक वायरस है, और ये किसको डिस्टर्ब करता है? तो ये लीवर को डिस्टर्ब करता है। इस पॉइंट को भी आप लोग जान लीजिए। हेपेटाइटिस सी से लीवर डिस्टर्ब होता है और यह एक वायरस है जो किसको संक्रमित करता है? लीवर को। कैसे फैलता है? तो ब्लड से, संक्रमित ब्लड से, अर्थात जिसको हेपेटाइटिस सी हुआ होगा, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो उसे भी हेपेटाइटिस सी होने का खतरा होगा और इससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा तेज़ी से ख़त्म करते हैं। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, मध्य भारत में शतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले आप उत्तर जानिए, गुरु घासीदास। हम बात कर रहे हैं सतनामी आंदोलन की। तो सतनामी एक संप्रदाय हुआ करता था जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1657 में। ठीक, किसने किया था? तो बीरभान थे, एक संत बीरभान, जिन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये ऐसे संप्रदाय थे जिसमें मैक्सिमम लोग या तो किसान थे, गरीब थे, निचले तबके के जो लोग थे वो सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे। 1657 में बीरभान ने इसकी स्थापना की थी। इनसे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सतनामी संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो सतनामी संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ को हम लोग कहते हैं पोथी। इस पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है सतनामी संप्रदाय से। पोथी किसके धार्मिक ग्रंथ को कहा जाता है? तो पोथी जो धार्मिक ग्रंथ है वो कहा जाता है सतनामी संप्रदाय के लोगों का। अब बात करते हैं सतनामी आंदोलन का। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि कुछ मुगल सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने एक सतनामी संप्रदाय को फॉलो करने वाले व्यक्ति को मार दिया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? सतनामी संप्रदाय के कुछ लोग बदला लेने के लिए मुगल सैनिक को मार दिए। परिणामतः हुआ क्या? औरंगजेब के आते आते, अर्थात 19वीं शताब्दी आते आते, औरंगजेब ने इसको रोका 10,000 सैनिकों के साथ। और कहा जाता है कि इसमें सतनामी संप्रदाय या सतनामी आंदोलन को दबाने के लिए कुछ भारत के प्रमुख राजपूत राजाओं ने भी साथ दिया था औरंगजेब का। तो सतनामी संप्रदाय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थापना 1657 बीरभान ने की थी और इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। आंदोलन की स्थापना किसने की? तो गुरु घासीदास ने की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप सभी लोग इससे परिचित भी होंगे जो थोड़ा सा करंट से रिलेट रखते होंगे। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। साथ में इनके एक को राइटर भी हैं, उनका नाम भी आप लोग जान लीजिए। उनका नाम है सृजन पाल सिंह। सृजन पाल सिंह, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, भारत के 11वें राष्ट्रपति। बात कर रहे हैं अगर प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक 2017 में आई थी। उस पुस्तक का नाम था द कोलिएशन ईयर्स। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि पुस्तकों सेशन आपके CHSL में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो द कोलिएशन ईयर्स नाम की एक पुस्तक आई थी जो कि प्रणब मुखर्जी की थी, और प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है पॉलिटी से संबंधित कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है? तो प्रणब मुखर्जी। बात करें शंकर दयाल शर्मा की, तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण थे आप लोगों के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रदीप कुमार बनर्जी, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN, ये एक अवार्ड है, ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। वो किस खेल से संबंधित थे? तो प्रदीप कुमार बनर्जी साहब, ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्यों रखा गया है? क्योंकि अभी इनकी हाल में मृत्यु हुई है 20 मार्च 2020 को।
इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और ये फुटबॉल के प्लेयर थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक डैश है। तो हमारा सही उत्तर है एल्कोहल, एल्कोहल या एथेनॉल। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एथेनॉल जो कि लाल या नीला दो कलर में होता है, जो कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में यूज किया जाता है, लाल या नीला। और इसी एथेनॉल को हम लोग एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर से संबंधित। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द, देखिए वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया स्थान, नहीं। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, बिल्कुल सही बात। वर्ड में जो आपको इस साइड स्थान छोड़ा जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये मान लीजिए आपका पूरा पेपर हुआ, तो ये जो बाइंडिंग के लिए जो आपको जगह छोड़ी जाती है, ये जगह, यही आपकी क्या है? गटर। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या है? सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर के नाम से जाना जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक की बात हो रही है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी? तो आपको शहर का नाम पता है, शहर का नाम है अबू धाबी। अबू धाबी ने विशेष ओलंपिक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विशेष ओलंपिक की विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। महत्वपूर्ण प्रश्न है वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले हम उत्तर जानते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति का जो उपक्रम दिया गया है हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद किसमें? तो हमारा अनुच्छेद है 280। 280 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। कुछ और हमको आर्टिकल दिख रहे हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर बात करें 320 की, तो इसमें लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य इसमें हैं। देखिए अनुच्छेद से आपको प्रश्न आना ही आना है। अगर बात करें 290 की, अनुच्छेद 290 की, तो इसमें पेंशन व खर्चों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, खास खर्च से या पेंशन। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अगर 300 की, तो यह बाद व कार्यवाहियों का है। अब ये अनुच्छेद इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसी का एक पार्ट है 300A, 300A, जिसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारी पहले क्या थी? फंडामेंटल राइट था। उसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए, 44वें संविधान संशोधन, 44वें अमेंडमेंट कब? 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में। और ये तभी क्या हो गया? विधिक अधिकार। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, विधिक अधिकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उसेन बोल्ट को IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड कितनी बार इन्होंने जीता है? तो आपका सही उत्तर है 6 बार। ठीक, बात करते हैं IAAF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है। और बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। कहाँ है? मोनाको में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसेन बोल्ट आप सभी जानते हैं, ये रेसर हैं, काफ़ी अवार्ड हैं इनके नाम। IAAF 6 बार इन्होंने जीता है पुरुष एथलीट का अवार्ड। IAAF के बारे में आपने जाना, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन है, हेडक्वार्टर है मोनाको में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा
अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। आपने कहीं नहीं पढ़ा है, ये पॉइंट आपका गलत है। और हमसे पूछ क्या रहा है? नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? यही। अगर हमको पहले गलत मिल जा रहा है तो हमारा सही उत्तर वही है। आगे भी देख लेते हैं। पृथ्वीपक्ष तैमूर के वंशज थे, सही। चंगेज खान से था बाबर की माँ का संबंध, ठीक है, सही है। तो आपका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या हुआ? ये। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डोमेन नामों में .au, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कंप्यूटर से। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, .au की जो अभिव्यक्ति है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ऑस्ट्रेलिया से है। डोमेन नाम क्या होते हैं? जैसे लास्ट में हम जब वेबसाइट दिखते हैं, जैसे NIC.in, तो इंडिया का क्या है? .in। जिस भी वेबसाइट में आपको .in दिखेगा वो इंडिया की वेबसाइट होगी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार .au जो अभिव्यक्ति है वो किसकी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैग लाइन है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बढ़ती का नाम जिंदगी जो टैग लाइन है वो किस बैंक की है? तो सबसे पहले हम उत्तर जानेंगे। हमारा सही उत्तर है एक्सिस बैंक। अब बैंकों से संबंधित कुछ डिटेल है, उसको जान लेते हैं हम लोग। बात करें अगर एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और वर्तमान में इसके CEO हैं अमिताभ चंद्रू। अमिताभ चंद्रू, ठीक। बात करें कारपोरेशन बैंक की, तो कारपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलौर, कर्नाटक, और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं या CEO हैं PB भारती। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, PB भारती। बात करें सिंडिकेट बैंक की, तो सिंडिकेट बैंक वर्तमान में केनरा बैंक में समायोजित कर दिया गया है, केनरा में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और इसके जो CEO हैं वो हैं LV प्रभाकर। बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक में अभी हाल में एक बैंक समाहित किया गया है, इलाहाबाद बैंक। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है चेन्नई में, और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो पद्मजा चंद्रू। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता ये एक प्रकार का रोग है, आंखों से संबंधित, को सही करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का लेंस पूछ रहा है, किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर होगा बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग जरा दूरदर्शिता के लिए किया जाता है। कुछ और लेंस दिए गए हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, कि आंखों की किन परेशानियों के लिए, तो उनको हम देख लेते हैं। बात करें अगर अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष। और अगर बात करें बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस की, तो इसका प्रयोग अबिंदुकता के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SSC CHSL की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन में मंगोलिया दिख रहा है। मंगोलिया बंदरगाह विहीन देश है। क्यों? क्योंकि मंगोलिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो चाइना, ये आपका अगर हो गया दक्षिण एशिया में चाइना, और इसके ऊपर है रसिया, ये है रसिया, तो यहाँ बीच में है आपकी लोकेशन मंगोलिया की, अर्थात ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसीलिए ये बंदरगाह विहीन देश है। चूँकि बंदरगाह जहाँ होंगे तो वहाँ समुद्र का होना आवश्यक है, क्योंकि समुद्र के किनारों पर ही बंदरगाह बनाए जाते हैं, और मंगोलिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं से किसी समुद्र को नहीं छूती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंदिरों से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? अब देखिए कंदरिया मंदिर की अगर हम बात करें तो दक्षिण की, तो दक्षिण भारत का ये सबसे विशालतम मंदिर माना जाता है, जो कि शैव धर्म का प्रतिनिधि है, अर्थात कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से इसे भी हम लोग भी जानते हैं। और यह खजुराहो मंदिर की लिंक है उससे संबंधित है, और इसकी लोकेशन MP के आसपास है। अब बात कर लेते हैं कंदरिया मंदिर के इतिहास के बारे में।
तो इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था विद्याधर ने, जो कि क्या थे? चंदेल वंश के राजा थे। विद्याधर जिन्होंने जब महमूद गजनबी को हराया था तब इस मंदिर का निर्माण कराया था, कंदरिया महादेव मंदिर का। 1050 के आसपास ये बनवाया गया था। अगर बात करें खजुराहों से संबंधित कुछ और मंदिरों की, तो खजुराहों से संबंधित और मंदिर आपके हैं लक्ष्मण मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि खजुराहो मंदिर से संबंधित हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले हम उत्तर जानते हैं। हमारा सही उत्तर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान में आता है, अंडमान में, और दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, सक्रिय, अभी भी वर्तमान में ये सक्रिय है। बात करें नारकोंडम द्वीप की, तो नारकोंडम भी कहाँ आता है? अंडमान में ही आता है, और यह अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब और दो ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, तोसाम हिल्स, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तोसाम हिल्स हरियाणा में है, ये जो लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति इसकी, ये हरियाणा में है, और यह बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल भी है, और यह अरावली श्रेणी का हिल्स है। अरावली सीरीज की हिल्स है तोसाम हिल्स, हरियाणा में इसकी लोकेशन है। धिनोधर हिल्स की बात करें तो यह कच्छ में है, गुजरात, और यह भी प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चनों में गलत करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोकसभा के किसी भी सदस्य, अर्थात वह लोकसभा में निर्वाचित हो चुका है, वो सांसद बन चुका है, उसके बाद उसकी अयोग्यता अगर हमको दिखानी है या किसी भी मुद्दे पर उसके बारे में अंतिम निर्णय लेना है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वह निर्णय कौन लेगा? तो आपका सही उत्तर होगा अध्यक्ष लोकसभा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, और उत्तर आपके सामने है अबू धाबी। अबू धाबी ने, जिसने विशेष ओलंपिक के लिए विश्व कप 2019 की मेजबानी की थी, उसने ही हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपने संविधान में शामिल किया। तो इस उत्तर को आप लोग जानते रहिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो, अब इसमें आवृत्ति आपसे पूछी जा रही थी, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, अर्थात पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो इनकी जो आवृत्ति होगी वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा प्लस। ठीक, बात कर लेते हैं मानव की। तो मनुष्य के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनियाँ होती हैं वही मनुष्य सुन सकता है, और इसके बाद की जो ध्वनियाँ होंगी वही अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ होंगी। इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? तो देखिए डिजिटल स्वास्थ्य जो अपनाया गया था उसकी मीटिंग आपकी हुई थी दिल्ली में। बात करें अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? देखिए ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन भौगोलिक संकेतक चूंकि हमेशा चर्चा में रहता है, इस साल भी 4 भौगोलिक संकेतक प्रदान किए गए हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतरों के लिए किस जगह को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? तो वो जगह आपकी है कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, और यहाँ के संतरों को भौगोलिक टैग दिया गया है कब? 2006 में। तो जीआई टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी सीएचएसएल के लिए, पॉइंट ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगली, देखिए बुक से संबंधित क्वेश्चन है। एवरी ओट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज
इलेक्शंस। देखिए बहुत अच्छा नाम दिया गया है बुक का, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका सही उत्तर है नवीन चावला के द्वारा। पुस्तक तो आपको पढ़ के जाना ही होगा अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो। बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं। 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में, देखिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आगे डैश के रूप में नामित किया गया है। तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है श्रम योगी मानधन योजना। ये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना है। इस शब्द को भी ध्यान रखिएगा, न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना है, जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से शुरू किया गया है। ठीक, तो हमारे आज के प्रश्न खत्म होते हैं। मिलेंगे कल अगली वीडियो में 5 बजे ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से पढ़िए।